19 साल बीत चुके थे और नए नाम नए शहर में इन दोनों हत्यारों ने नई जिंदगी शुरू की थी। नए नाम के आधार कार्ड भी बनवा लिए थे। तारीख 4/1/2025 को केरला के कोल्लम जिला के आंचल गांव में 70 साल की वृद्ध महिला जिनका नाम शांतमा है, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर फूल बेच रही थी। तभी उनके छोटे से मोबाइल में रिंग बजती है। शांतमा फोन उठाती है। नंबर बिल्कुल अनजान था, लेकिन फोन करने वाले की आवाज भारी थी। हमेशा रुआबदार कड़क आवाज में बात करने वाले पुलिस अधिकारी की आवाज में इस वक्त लगाव और नरमाहट थी। उन्होंने कहा, अम्मा, तुम्हारी प्रार्थना और हमारी मेहनत फली है। देर तो हुई है, लेकिन हमने उन दोनों नराधमों को पकड़ लिया है। बात ही चल रही थी, ऐसे में अनायास ही शांतमा के गाल आंसुओं से गीले हो चुके थे। यह समाचार पूरे गांव में बिजली की तरह फैल गई। पुलिस को इस केस में जबरदस्त सिद्धि हासिल हुई थी। थोड़ी ही देर में मीडिया कर्मी भी शांतमा का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। शांतमा ने कांपते हुए आवाज में सबसे पहले तो यही कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि दोनों हत्यारे अब जब तक जीवित रहे उन्हें सूर्य का उजाला देखने को न मिले। नमस्कार दोस्तों, वाउंडेड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस घटना को जानने से पहले आपसे नम्र गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। केरला के कोल्लम जिला के अलायमोन गांव में शांतमा और उनकी पुत्री रंजनी गरीबी में दिन गुजार रहे थे। मामूली से पगार में शांतमा मंदिर में नौकरी करती थी और रंजनी लोगों के घर का छोटा मोटा काम किया करती थी। उसी गांव का सुथार नौजवान दिविल कुमार फौज में नौकरी करता था। दिविल का पोस्टिंग 45 AD रेजिमेंट में होने से वह पंजाब के पठानकोट में आर्मी कैंप में रहता था। अक्सर छुट्टियों में वह गांव में आता जाता रहता था। उसी दरमियान उसकी और रंजनी की मुलाकात होती है। दोनों युवाओं के बीच प्रेम संबंध बन जाता है। इसके बाद दिविल अक्सर गांव में आने लगा। प्यार के जुनून में दोनों ने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद जब दिविल गांव आया और रंजनी से मिला तो रंजनी बहुत गंभीर थी। उसने दिविल से कहा, दिविल, मैंने अभी तक अपनी माँ से बात नहीं की है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और जनवरी में अपने बच्चे को जन्म दूंगी। उससे पहले हमें शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर रोती हुई आवाज में वह बोली, अगर हमने शादी नहीं की तो हमारे लिए कुंवारी माँ बनकर गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब तुम तय करो। उसकी बात सुनकर दिविल चौंक जाता है। उसने कहा, अभी शादी की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन इस समस्या का एक उपाय है, तुम एबॉर्शन करा दो। रंजनी ने उसे बहुत समझाया, हाथ जोड़कर रोती है और जल्द ही शादी करने की गुहार लगाती है। परंतु दिविल तो एबॉर्शन की बात पर ही अड़ा रहा, जिसकी वजह से रंजनी गुस्से में आ जाती है। उसने कह दिया, दिविल, जो होना होगा वह होगा, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे को गर्भ में मारने का पाप नहीं करूंगी। मैं उसे जन्म दूंगी और उसके पिता के रूप में तुम्हारा ही नाम लिखवाऊंगी। तो फिर तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर दिविल खड़ा हो जाता है। अगले दिन वह वापस पठानकोट चला गया और उसके बाद वह गांव में कभी नहीं लौटा। स्वाभिमानी रंजनी अपने निर्णय पर अटल थी। दिविल ने उसे अकेला छोड़ दिया, वह पीछे हट गया। इसके बाद भी हिम्मत हारे बिना रंजनी ने रोते हुए अपनी मां शांतमा के सामने अपनी गलती को कबूल किया और उसने अपने फैसले के बारे में बताया। धर्मपरायण शांतमा को झटका तो लगा, लेकिन गीली आंखों से उसने अपनी बेटी से कहा कि तू चिंता मत कर, हमें भ्रूण हत्या का पाप नहीं करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जनवरी 2006 में माँ बेटी ने अलायमोन गांव के लोगों से कुछ पैसे उधार लिए और दोनों त्रिवेंद्रम चले आए। वहां की सरकारी श्री अवित्तम थिरुनल हॉस्पिटल में रंजनी को दिखाया गया। वहां के डॉक्टरों ने रंजनी का चेकअप किया और शांतमा को बधाई देते हुए कहा कि अम्मा, आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की नानी बनने वाली हो। 22 तारीख को रंजनी को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अनजानी जगह और अनजाना शहर, ऊपर से अस्पताल का मामला, इसलिए शांतमा काफी चिंतित थी। लेकिन तभी हॉस्पिटल में उसके पास एक मददगार आता है। अनिल कुमार नाम का यह युवक आया और शांतमा से कहता है कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं यहाँ गरीब मरीजों की सेवा के लिए काम करता हूँ। आपका कोई भी काम हो आप मुझे बताओ। अगर सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ा और यदि खून की जरूरत पड़ेगी उस समय मैं खून दूंगा। शांतमा ने अनजाने शहर में इस देवदूत बने उस व्यक्ति का आभार माना। अनिल कुमार हॉस्पिटल में उनके आसपास ही रहता था और छोटे बड़े काम कर दिया करता था। रक्त की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रंजनी ने तारीख 24/1/2006 को 2 स्वस्थ बेटियों को जन्म दिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने से पहले रंजनी को अब इन दोनों बेटियों के भविष्य की चिंता सताने लगी। उन दोनों के भरण पोषण के अलावा शिक्षा की भी व्यवस्था करना अति आवश्यक था।
आंचल गांव में माँ और बेटी का ही बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। ऊपर से इन दोनों की जिम्मेदारी और बढ़ गई। पिता के रूप में दिविल अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसे इन दोनों के लिए हर महीने एक निश्चित रकम तो देनी ही पड़ेगी। इसके लिए रंजनी ने केरल राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मेरी दोनों बेटियों का पिता दिविल है, इसलिए मैंने उसका डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। राज्य महिला आयोग ने दिविल का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दे दिया। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। इस पर माँ और बेटी दोनों दुविधा में थी। कुंवारी रंजनी अपनी 2 नवजात बेटियों को लेकर गांव जाएगी तो लोग थू थू करेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे। उनकी चिंता जानकर अनिल ने रास्ता बताया कि मैं तुम्हें आंचल गांव में एक कमरा किराए पर दिलवा देता हूँ। वहां रहने पर आप लोगों को निंदा नहीं झेलनी पड़ेगी। वहीं तुम्हें छोटा मोटा काम भी मिल जाएगा। अनिल कुमार ने दूसरे ही दिन आंचल गांव में एक छोटा सा मकान किराए पर दिलवा दिया और सभी लोग वहां पहुंच गए। नामकरण की औपचारिकताएं बाकी थी, लेकिन दोनों बेटियों के चेहरे को देखकर रंजनी ने नाम तय कर दिया था, आनंदा और अक्षया। बीच बीच में अनिल कुमार आकर हालचाल पूछ लिया करता था। एक दिन उसने शांतम्मा से कहा कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए तुम्हें अस्पताल के पेपर्स को लेकर कल सुबह पंचायत की ऑफिस में जाना है। दूसरे दिन तारीख 10/2/2006 के दिन शांतम्मा 11 बजे पंचायत की ऑफिस गई। 1 घंटे बाद जब वह वापस आती है तो दरवाजा सिर्फ अटकाकर बंद किया हुआ था। जैसे ही दरवाजा खोलकर वह अंदर जाती है, इसी के साथ ही वह चिल्लाते हुए बाहर आई और जमीन पर गिर पड़ी। लोग इकट्ठा हो गए। कमरे के अंदर 28 साल की रंजनी का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था और 19 दिन की दोनों बेटियों के शव बिस्तर पर पड़े थे। बेहद क्रूर तरीके से तीनों की गर्दनें काट दी गई थी। किसी ने सूचना दी और पुलिस आ गई। माँ और 2 नवजात बच्चियों की हत्या किसने की? पुलिस ने जांच शुरू की। तभी पड़ोसियों ने बताया कि एक युवक अक्सर यहाँ आता रहता था, हम उसका नाम तो नहीं जानते। तभी एक चतुर पड़ोसी ने पुलिस को अनिल की मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया। पुलिस ने जब बाइक के मालिक का पता लगाया तो उसका नाम अनिल कुमार नहीं बल्कि राजेश था। शांतम्मा ने पुलिस को दिविल की और रंजनी की महिला आयोग में की गई शिकायत के बारे में बताया और हत्या की शिकायत दर्ज कराया। पुलिस ने राजेश की पूछपरछ की तो पता चला कि राजेश तो दिविल का जिगरी दोस्त था और वह अनिल कुमार बनकर परिवार के नजीक रहकर मदद का नाटक किया करता था। राजेश भी दिविल के साथ सेना में था और दोनों एक ही रेजिमेंट में थे और पठानकोट आर्मी कैंप में एक साथ रहते थे। केरल पुलिस जब पठानकोट पहुंची तो दिविल और राजेश वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने सैन्य अधिकारियों से बात की तो सेना ने दोनों को डेजर्टर घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। उनकी जानकारी देने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन उनका पता ही नहीं चला। तीनों हत्या आरोपियों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा था और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल ही नहीं हो रही थी। इसलिए फरवरी 2010 में उच्च न्यायालय के आदेश से जांच सीबीआई को सौंप दी गई। समय बीतता गया। सीबीआई ने जांच के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। एर्नाकुलम न्यायालय द्वारा दोनों को दोषी करार दिया गया, लेकिन ट्रिपल हत्याकांड के हत्यारों का अभी तक कोई पता ही नहीं चल सका। सीबीआई में भी यह फाइल कहीं खो गई हो ऐसा लग रहा था। अब तक सभी ने यह मान लिया था कि बेचारी रंजनी को कभी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। केरल पुलिस के एडीजीपी मनोज अब्राहम ने 2024 की शुरुआत से और उनके टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग के अधिकारियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पुराने और लंबित केसों को डिजिटल विशेषज्ञता की मदद से सुलझाने का अभियान शुरू किया। उन्होंने 2006 में एआई की मदद से दिविल और राजेश की तस्वीरों पर काम करना शुरू किया। इतने सालों बाद उनकी हालत कैसी है, चेहरे, हेयर स्टाइल और शारीरिक बदलाव के साथ वे कैसे दिखेंगे, इस तरह की तस्वीरें बनाई गई। इसके बाद दुनिया भर में सोशल मीडिया पर जितनी तस्वीरें थी उनके साथ मिलाना शुरू किया। अत्यंत धैर्य और सटीकता के साथ की गई उनकी टीम की कड़ी मेहनत अंततः दिसंबर 2024 में सफल होती है। पौंडीचेरी में एक शादी समारोह में देखा गया एक चेहरा राजेश के चेहरे के साथ 90% मिलता जुलता पाया गया। मामले की जांच तो सीबीआई के पास थी। मनोज अब्राहम ने सीबीआई अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें यह तस्वीरें दी और उन्हें बताया कि एक आरोपी राजेश पौंडीचेरी में है। अब सीबीआई की टीम में उत्साह भर जाता है। सीबीआई के अधिकारी सादे कपड़ों में पौंडीचेरी पहुंचते हैं। फोटो वाले व्यक्ति को ढूंढकर उसके ऊपर नजर रखकर उसका निरीक्षण करते हैं। उन्हें यकीन हो गया था कि प्रवीण नाम का आदमी ही राजेश है और तारीख 4/1/2025 को प्रवीण उर्फ राजेश को पकड़ लिया गया। पुलिस की मेहमान नवाजी होते ही उसने दिविल का भी पता बता दिया।
पौंडीचेरी में दिविल ने अपना नाम विष्णु रखा था। पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। 2006 में रंजनी और उसकी 2 नवजात बेटियों की हत्या करने के बाद ये दोनों पठानकोट आए और वहां से भागकर पौंडीचेरी चले गए। 2006 से लेकर 2025 तक दोनों ने पार्टनरशिप में इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर काम करके अच्छा बिजनेस जमा लिया था। सुथारी काम के साथ साथ उन्होंने 2 शिक्षिकाओं को फंसाकर उनके साथ शादी करके अपना घर संसार बसा लिया था और फ्लैट के मालिक भी बन गए थे। हत्या को 19 साल बीत चुके थे और इन दोनों हत्यारों ने एक नए नाम, नए शहर में एक नया जीवन शुरू किया था। उन्होंने नए नाम के साथ आधार कार्ड भी बनवा लिए थे, इसलिए वे दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे कि अब हम फिर कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन एआई की मदद से पुलिस ने असंभव लग रहे काम को भी संभव कर दिया। वे दोनों पकड़े गए। यह खबर सुनकर बूढ़ी शांतम्मा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब उनकी बेटी ने प्रेगनेंसी की बात की तो मैं चौंक गई। एक पिता के रूप में दिविल भविष्य में आने वाले बच्चे का खर्च उठाने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने एबॉर्शन की सलाह दी थी। लेकिन रंजनी अपनी जिद पर अड़ी थी, इसलिए मैंने माता पिता के रूप में उसका समर्थन किया। मैंने अपनी जवान बेटी और उसकी 19 दिन की बेटियों की खून से लथपथ लाशें देखी। जब वह दृश्य मेरी आंखों के सामने दोबारा घूमता है तो मेरी नींद ही उड़ जाती है। चूंकि पुलिस ने उन दोनों नराधमों को पकड़ लिया है, मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक वे जीवित रहें तब तक वे दिन के उजाले को ना देख सके। दोस्तों, इस घटना और कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में।